नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जी हां, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इन शब्दों का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है और यही वजह है कि राम मंदिर की बड़ी जीत के बाद अब सालों से छिपाए गए इतिहास से पर्दा हटाने की मांग लगातार की जा रही है। ताज में बंद पड़े 22 कमरों का क्या है राज? क्यों सालों से बंद पड़े ताजमहल के 22 कमरे? देवी देवताओं की मूर्ति और शिलालेख पर क्यों है विवाद? परत दर परत खुलेंगे सारे बंद कमरों के राज। ताजमहल वर्सेस तेजो महालय की क्या है कहानी? सामने आएगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जुबानी। यूं तो फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला की अनोखी शैली से बने ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहा जाता है और दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर से इसे बनवाया था। लेकिन ताजमहल जितना खूबसूरत है, उतने ही विवाद भी इसके साए में पड़े रहे हैं और यही दरअसल वजह है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के बीच आगरा का ताजमहल भी चर्चा में आ गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं ताकि ये मालूम चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख है या नहीं। आपको बता दें कि 1666 में शाहजहां तो मर गया, लेकिन विवाद जिंदा है। यदा कदा आवाजें भी सामने आती रही हैं कि ताजमहल दरअसल तेजो महालय है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अब एक बार फिर से ऐसी ही आवाजें बार बार उठ रही हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी रजनीश सिंह ने एक याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ये मांग है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इजाजत दी जाए कि वो ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोले, जिससे ये मालूम चल सके कि वहां पर हिंदू मूर्तियां और शिलालेख छिपे हैं या नहीं। रजनीश सिंह के वकील रुद्र विक्रम का ये तर्क है कि 1600 ईस्वी में आए तमाम यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में मानसिंह के महल का जिक्र किया है। दरअसल वकील रुद्र विक्रम सिंह का ये कहना है कि ताजमहल 1653 में बना था। 1651 का औरंगजेब का एक पत्र सामने आया था, जिसमें ये लिखा गया था कि अम्मी का मकबरा मरम्मत कराने की जरूरत है और अब इस पत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे तमाम तथ्यों के आधार पर ये पता लगाने जाने की मांग की जा रही है कि ताजमहल के बंद इन 22 कमरों में आखिर क्या है। हाईकोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में सरकार एएसआई व इतिहासकारों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर रिपोर्ट दाखिल करे। और इसके पहले भी तब विवाद गहराया था जब कुछ हिंदू दलों के कार्यकर्ताओं ने ताजमहल के भीतर हनुमान चालीसा पढ़ी थी और अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को आगरा में ताजमहल के अंदर 22 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल कई इतिहासकारों का ये मानना है कि उन कमरों में शिव का मंदिर है। हालांकि ये कमरे पहले कभी खोले नहीं गए या खोले गए, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब जब याचिका बीजेपी के नेताओं की ओर से दाखिल की गई है, तो अब ताजमहल के मुद्दे को लेकर राजनीति गरमानी भी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि मंदिर तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई गई और मुस्लिम पक्ष का यह मानना है कि विश्वनाथ मंदिर कभी था ही नहीं। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है और हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं और हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि 1664 में औरंगजेब ने मंदिर गिराया था। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मंदिर के अवशेषों से मस्जिद बनवाई गई और 31 साल पहले विवादित जगह हिंदू को सौंपने की मांग हुई थी। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
इस वक्त देश में कई तरह की बहस छिड़ी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद है। वहीं दूसरी तरफ ताजमहल का सर्वे कराने के लिए एक याचिका दायर कर दी गई है। वहीं मथुरा को लेकर भी एक विवाद है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे और वीडियोग्राफी के विवाद ने कई पुराने मामलों को जन्म दे दिया है। उन सभी मान्यताओं और अवधारणाओं पर बहस अब छिड़ चुकी है, जिसमें हमेशा ये दावा किया जाता रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन अब एक बार फिर से काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे को लेकर हंगामा मचना शुरू हो चुका है। दरअसल जब से सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई है, तभी से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक और जहां पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानून का उल्लंघन इसे बताया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली विवाद को लेकर भी लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जमसरी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हालांकि सुनवाई करने के बाद मथुरा की अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 13.37 एकड़ की भूमि को लेकर चल रहे विवाद पर अब कोर्ट 19 मई को अपना फाइनल जजमेंट देगा। कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट की देखरेख में विवाद स्थल पर खुदाई की भी मांग की गई है और ये दावा किया गया है कि अगर खुदाई होती है तो वहां पर वही कारागार मिलेगा जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली पर बने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। वहीं कोर्ट में इसको लेकर भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत से विवाद स्थल की खुदाई कर उसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि इस याचिका के जरिए 13.37 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा जा रहा है। इसमें ईदगाह भी हालांकि शामिल है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को समझौते के जरिए मस्जिद को देने का विरोध किया गया है। इसमें यह आरोप लगा है कि इस मामले में हिंदुओं के साथ धोखा कर कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन को बिना किसी समझौते के शाही ईदगाह को दे दी गई। अदालत से ये मांग की गई है कि कोर्ट ये घोषित करे कि श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान द्वारा 12 अगस्त 1968 शाही ईदगाह के साथ किया गया समझौता बिना किसी क्षेत्राधिकार के किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। वहीं ताजमहल के 22 कब्रों को खोलने की मांग के बाद आगरा के ताजमहल के बाहर हिंदुवादी नेताओं की खुशी सामने आई। हिंदुवादी नेताओं ने ताजमहल के बाहर लोगों को मिठाई बांटी और अपनी खुशी का इजहार किया। हालांकि बैरियर क्रॉस करने पर पुलिस ने हिंदुवादी नेताओं को रोका और पश्चिमी गेट के बाहर ही लोगों को मिठाई बांटने के लिए कहा। हिंदू महासभा संजय मिठाई लेकर के क्यों आए यहाँ पे, क्या वजह है? देखिए, जिस प्रकार एक याचिका दायर की गई है और याचिका को सुनवाई के लिए डाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग तेजो महाले मानते हैं, जिस प्रकार हमारे प्रांत के अध्यक्ष मीना दिवाकर कई बार तेजो महाले में आरती कर चुकी है, तो हिंदूवादी संगठन लगातार तेजो महाले की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर याचिका दायर करके कम से कम एक उम्मीद आशा दिखाई दी गई है हमें। उसी के तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि जहाँ एक मौलाना ये कहता है वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे और वीडियोग्राफी नहीं कराएंगे, वहीं अगर मिष्ठान वितरण कोर्ट के सम्मान में अगर मिठाई बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको रोका जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है, लड्डू बांटने परमिशन, तो ये ठीक नहीं है। और जबकि हम लोग लगातार लड़ाई, योगी बाबा कह चुके हैं कि इस पर आप खुले मंच पे बहस कराइए। पुलिस ने पहुंचने नहीं दिया, रोक दिया। हाँ, पुलिस ने रोक लिया। पुलिस अगर आई कार्ड दिखाइए, लड्डू मत ले आओ। और ये मतलब एक बात तो मेरी समझ नहीं आती, मैं पूछना चाहता हूँ इंस्पेक्टर महोदय से, यहाँ पर बिरयानी बन सकती है तेजो महाले के अंदर, उर्स में है, तो एक पवित्र जो लड्डू गणेश जी का रहता है, ये लड्डू है, इस लड्डू पर रोक लगाना कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता साफ पता चलती है कि अगर तेजो महाले के अंदर बिरयानी बना सकते हैं और उर्स करा सकते हैं, लेकिन हम दो लड्डू अगर बांटने के चाहते हैं, प्रशासन रोक। अब क्या करेंगे? हम लोगों ने विश्वामित्र की
शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर के सामने विरोध को लेकर आप विधायक अमानतुल्लाह खान परेशानी में पड़ गए हैं। शाहीन बाग थाने में एमसीडी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। एमसीडी अधिकारियों ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई है। उन पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है और इसी वजह से केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि शाहीन बाग से जसूला तक अवैध कब्जे को हटाने के लिए इलाके में आज एक बार फिर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हो पाया। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होते ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। एमसीडी की कार्रवाई का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठ गए और एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया। उसके बाद आनन फानन में शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां सीपीआईएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और निचली अदालत में जाने के लिए कहा। मैं आज अपने इलाके के लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि 4 दिन पहले मैंने एक यहाँ की तमाम आरडब्ल्यूएस को, तमाम मार्केट के जिम्मेदारों को, तमाम इलाके के जिम्मेदारों को बुलाया था और उनके साथ जाकर के पूरी रोडों का जायजा लिया था और जो जहां मुझे गलत लगा था वो मैंने हटवा दिया था और उन्होंने हटा लिया था। मेरी इस अपील को उन्होंने माना और जैद कॉलेज के बराबर में हारून साहब की एक मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो टेम्परेरी उन्होंने एक बाथरूम और वुजू खाना बना रखा था। मैंने उनसे जब अपील की तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास जेसीबी नहीं है, तो मैंने जेसीबी भेजी और उन्होंने मेरे इस आह्वान को खुद से तुड़वा लिया। मेरे इस बात को उन्होंने माना और उन्होंने खुद को तुड़वा लिया, जिसकी वजह से आज एमसीडी आई और एमसीडी को यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं मिला। और मैं बड़े दुखी मन से आज ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी और पुलिस की नॉलेज में था कि 13A जो दिल्ली से नोएडा को जोड़ता है वहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। उसके बावजूद भी 1000 पुलिस वाले, 200 से ज़्यादा मीडिया, एमसीडी वाले बुलडोज़र लेकर आए। जब यहाँ इंक्रोचमेंट ही नहीं है तो फिर आप बुलडोज़र लेकर क्यों आए? तो ये सिर्फ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये जानते थे कि भाई अमानतुल्लाह वहाँ मिलेगा और बीजेपी को ये मौका मिल जाएगा कि बीजेपी जो है इंक्रोचमेंट हटाने आए और अमानतुल्लाह ने हटाने नहीं दिया। लेकिन मैंने बहुत सारे मीडिया वाले यहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई इंक्रोचमेंट। चुनावी राज्यों में मिली हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। इसी के लिए राजस्थान के उदयपुर में पार्टी चिंतन शिविर आयोजित कर रही है, जिसका एजेंडा तय किया जा रहा है। चिंतन शिविर में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसके लिए कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। कांग्रेस ने चिंतन शिविर के लिए पहले से ही कुछ कमेटियों का गठन कर दिया था और हर कमेटी के लिए एक संयोजक तय किया गया था। कमेटी का नेतृत्व करने वाले ज्यादातर नेता पार्टी के नाराज गुट G23 से हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं।
बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को भले से ही अदालत से राहत मिल गई हो, लेकिन बग्गा पर सियासी बवाल लगातार जारी है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने कहा कि पूरी बीजेपी एक गुंडे को बचाने में जुटी है। संजय सिंह ने हिमाचल विधानसभा के गेट पर लगाए गए खालिस्तानी झंडे लगाए जाने की घटना पर जयराम ठाकुर सरकार पर भी हमला बोला। आप सांसद संजय सिंह से एफएम न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने खास बातचीत की। हिमाचल विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए गए। इस घटना पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी है। सर, इस पूरी घटना को आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख रही है और क्या मानते हैं कि बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है? देखिए, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें गुंडे को बचाने में व्यस्त हैं, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सुरक्षा कैसे होगी? विधानसभा सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है और विधानसभा के सामने खालिस्तानी झंडा फहराने का मतलब है पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान। और ये कब हो रहा है? बीजेपी के राज में हो रहा है। और आप देखिए कितना हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं जयराम ठाकुर जी। वो कह रहे हो तो हमारी विधानसभा है ही नहीं, शीतकालीन सत्र होता है खाली वहां पे। अरे कोई भी सत्र अगर होता है तो वो विधानसभा है। और जयराम ठाकुर जी, ऐसी व्यवस्था खाली हिमाचल में नहीं है। जब बिहार एक था तो रांची और पटना में विधानसभाएं थी, नागपुर और मुंबई में विधानसभाएं हैं। तो ये कौन सा तर्क आप दे रहे हैं? एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके पूरे देश में जहां जहां घर होते हैं वहां पुलिस की सुरक्षा लगती है। तो मंत्री के लिए पूरे देश में सुरक्षा, घर में कोई रह रहा हो ना रह रहा हो। और विधानसभा की सुरक्षा में ऐसे हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की जनता का अपमान है। जिन लोगों ने झंडे फहराए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है और मुझे लगता है ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं है। आप इस पूरी घटना में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सो क्यों रहे थे अब तक? कैसे हो गया ये? इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी जो है उनके समर्थन में खड़ी हुई है और अब इस पूरे मामले को जो है वो सिख जो समाज है उसकी भावनाओं को आहत करने से जोड़ा जा रहा है। कल बहुत सारे सिख समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास पर भी प्रदर्शन किया। भैया, कोई गुंडा पकड़ा जाए, माफिया पकड़ा जाए, चोर पकड़ा जाए और वो किसी धर्म विशेष से हो, मान लो हिंदू है, तो उससे हिंदू धर्म आहत हो गया। एक चोर पकड़ा जाए और उसका नाम मान लीजिए कुछ भी है, कल्लू है, वो हिंदू है, तो कहते हैं हिंदू धर्म की भावना आहत हो गई साहब, कल्लू को पकड़ लिया, वो चोर है, कल्लू चोर क्यों पकड़ा गया, हिंदू धर्म की भावना आहत हो गई। ये कौन सी बात है? एक सीरियल ऑफेंडर जिसके खिलाफ बंगाल में मुकदमा दर्ज है नफरत हिंसा फैलाने का, एक सीरियल ऑफेंडर जिसके खिलाफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पीटने का मामला दर्ज है, जिसके खिलाफ कई मामले दिल्ली में दर्ज हैं, पंजाब, तो बंगाल से लेकर पंजाब तक जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे सीरियल ऑफेंडर को बचाने के लिए बीजेपी अपनी पूरी शक्ति लगा रही है, पूरी ताकत लगा रही है। तो मुझे लगता है कि अब तो मोहाली कोर्ट का जो फैसला है वो सारी तस्वीर साफ कर रहा है। साफ तौर पे कोर्ट का कहना है कि हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने न्यायपालिका की प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया है और एक अपराधी को, एक गुंडे को छुड़ाने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने 10 तारीख तक के लिए रोक लगाई, उसको तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो तो इंसाफ की जीत है। एकदम नहीं, हाईकोर्ट ने कतई रोक नहीं लगाई। पंजाब की सरकार ने कहा है कि जब न्यायालय में सुनवाई हो रही है उस वक्त तक हम इसकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे। कोई रोक हाईकोर्ट की नहीं है, पंजाब की सरकार ने खुद कहा है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से तीनों राज्यों की पुलिस जो है बग्गा को लेकर आपस में भिड़ी हुई है और एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि सरकारी संस्थाओं का जो है वो मिसयूज किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोप अमान सरकार पर लग रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है और जब बीजेपी कहती है कि पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप मुझे बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर में सीबीआई का छापा,
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे छापा, दिल्ली के तमाम मंत्रियों पे ईडी सीबीआई का छापा, 35 विधायकों को घसीट के पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके जेल में डाला, जिसको बाद में न्यायालय ने बरी किया। और तो और हमारे एक विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे। दिल्ली पुलिस के 40 पुलिस वाले वैन लेके गए थे उस कुत्ते को गिरफ्तार करने। 9 मुकदमा एक दिन में आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर किया, 23 FIR की, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, घर पे पत्नी थी पुलिस भेज के धमकाया, 150 पुलिस वालों के साथ सीतापुर में मुझे गिरफ्तार किया। ये पुलिस के दुरुपयोग पे ज्ञान दे रहा है भाजपाई, इनसे सुनना है। तो इनका चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। कैमरामैन दीपक के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।